गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज जो हम पिछली 2 क्लास तो दे चुके हैं चीन के संविधान में कि चीन, हमने पिछली 2 वीडियो में बताया कि चीन में किस तरीके से गणतंत्र सरकार की स्थापना हुई। 1911 में डॉक्टर सुन यात सेन जी ने क्रांति करके 1912 में एक संविधान स्थापित किया और 1911 में मांचो राजवंश की को समाप्त करके, विनाश करके उसके स्थान पर लोकतांत्रिक और संवैधानिक सरकार की पहल की और 1912 में संविधान बनाया। इस एशिया का प्रथम गणतांत्रिक सरकार वाला देश चीन है। फिर हमने दूसरी सरकार में 4-5 विशेषताओं का संविधान की वर्णन भी कर दिया, लेकिन कई दिनों से वो अधूरा चल रहा था और कुछ बच्चों ने प्रार्थना भी की है कि सर बाद में कुछ मोटी मोटी बातें लिखवा दिया करो, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम जो महत्वपूर्ण बात होगी उसे लिखवा भी देंगे। चलते हैं। पहले हमने वहाँ का संविधान लिखित है, कठोर है और निर्मित है। 4 भाग हैं, 138 अनुच्छेद हैं। एकात्मक व्यवस्था है वहाँ पर, एक सदनात्मक, जैसे अपने भारत में संसद में राज्यसभा लोकसभा, ऐसे वहाँ पर एक ही सदन है। समाजवादी राज्य है। समाजवादी राज्य के लिए किस तरीके से माओ से तुंग ने, लेनिन और कार्ल मार्क्स से प्रेरणा लेकर, जो कार्ल मार्क्स ने जो सिद्धांत रचे उसको व्यवहारिक रूप देकर, किसानों को शामिल कर मजदूरों को शामिल कर उन्हें विश्वास में लेकर 1949 में क्रांति करी और वो सफल हुई और एक साम्यवादी राज्य की स्थापना करी। और 1954 में किस तरीके से माओ से तुंग ने संविधान की रचना की और फिर 1975 में भी संविधान बनाया। फिर 1975 में 76 में उनकी मृत्यु हो गई। 1978 में दूसरा अगला संविधान बना। 1978 के बाद 1904 साल चला डेन के अनुसार संविधान। फिर बाद में जो संविधान बना वो डेन ने 1982 ईस्वी में बनाया, जिसमें 138 अनुच्छेद और जो है 4 भाग हैं। भाग 2 हमने मौलिक अधिकार पर बात कर ली, समाजवादी पर बात कर ली। भाग 2 में है मौलिक अधिकार व कर्तव्य। और आज हम संविधान का 6ठा पॉइंट, केंद्रीय सैनिक आयोग। केंद्रीय सैनिक आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष तथा कुछ सदस्य होते हैं जो राष्ट्र जनवादी कांग्रेस और उसकी अनुपस्थिति में उसकी स्थायी समिति चुनेगी। इसका कार्यकाल ठीक साथ चलता रहता है, राष्ट्रीय जनवादी कांग्रेस के साथ साथ जुड़ा होता है और ऐसे चलता है। कार्य है सैनिक बलों को लामबंद करना और इसका जो मुख्य उद्देश्य है सरकार के ऊपर सेना के प्रभुत्व को रोका जाए तथा उसे संसदीय नियंत्रण के तले रखा जाए, यानी संसदीय नियंत्रण के तले रखा जाए। इसका ये मुख्य कार्य है केंद्रीय सैनिक आयोग का। और आप जानते ही हैं कि वहाँ पर जो 3000 से अधिक जनवादी कांग्रेस में सदस्य हैं और कुछ सैनिकों को भी उसमें, सैनिक अधिकारी को भी इसमें बोलने की इजाज़त दी जाती है और उसमें शामिल सदस्य के रूप में किया भी जाता है। अब हम साथ में पॉइंट पर आते हैं जो लोकतांत्रिक केंद्रवाद है, जो महत्वपूर्ण पार्ट है लोकतांत्रिक केंद्रवाद। कई क्वेश्चन बनते हैं कि लोकतांत्रिक तो यहाँ पर दिखावा है, केंद्रवादी यथार्थ है, इस तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है या कह सकता है लोकतांत्रिक जो है नीचे से ऊपर की ओर चलता है और केंद्रवाद ऊपर से नीचे की ओर चलता है। इस बात को सिद्ध कीजिए, तो यही हम मुख्य बात करते हैं। साम्यवादी की जो व्यवस्था में साम्यवाद दल में राज्य और सरकार शामिल हो जाता है और हम माओ, हुआ, डेंग, ये सब जो है रहे हैं इसके प्रतीक के। साम्य दल में सर्वेसर्वा साम्यवादी दल ही सर्वोच्च है, सब उसके अधीन होकर ही कार्य करते हैं और जब उसके अधीन कहते हैं तो शासन, सत्ता, राज्य सब उसके ही अधीन होता है, उसमें शामिल हो जाता है। चाहे माओ से तुम को देख लें, चाहे आप हुआ को देख लें और चाहे आप डेंग को देख लें। अब इसमें जो निचली इकाई होती है उसमें अपने अध्यक्ष को चुनते हैं और अध्यक्ष को और जितने भी सदस्य हैं उनको बोलने का सबको अधिकार है। अपने जो पदाधिकारी है उनकी आलोचना करने का भी अधिकार है और सुझाव देने का भी अधिकार है निचले स्तर पर। लेकिन ये आदेश जो है ऊपर वाली शीर्ष से आदेश प्राप्त करते हैं, निर्देश प्राप्त करते हैं, उसके अनुसार ही कार्य करते हैं। सही।
अब केंद्रीय समिति है जिसका अध्यक्ष पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है और संपूर्ण सत्ता इसके हाथ में होती है। शासन अनुशासन व विरोधी होने पर, अनुशासनहीन या विरोधी होने पर वह निकाल भी देते हैं। आलोचना करने तथा सुझाव देने का इसमें जो निचली स्थानीय होती है शासन व्यवस्था, उसमें जो भी सदस्य है वो आलोचना भी कर सकते हैं और सुझाव भी दे सकते हैं, लेकिन केंद्रीय सरकार जो उसके ऊपर है जस्ट उसे के आदेश को निर्देश को मानते हैं। यानी कि ऊपरी इकाइयों से आदेश जाता है और निचली इकाई चुनाव करती हैं और हर इकाई को अपने सदस्यों को अपने अधिकार का, अपने विचार का अभिव्यक्त करने का अधिकार होता है। इस तरीके से सरकार चलती रहती है। सबसे पहले स्थायी, फिर क्षेत्रीय, फिर क्षेत्रीय से ऊपर केंद्रीय, इस तरीके से सरकार ऊपर चलती रहती है और आदेश ऊपर से नीचे की ओर आते रहते हैं। पद सोपान की तरह ये काम चलता रहता है। हर स्तर पर लोकतंत्र के अस्तित्व की बात की जाती है, लेकिन सारी सत्ता शिखर पर केंद्रित है। सारी सत्ता शीर्ष पर केंद्र में ही केंद्रित है। ऊपर लोकतंत्र जो है वो नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है और ये हाँ कुछ संविधान विशेषज्ञों ने कहा है ये केवल दिखावा है लोकतंत्र, वहाँ पर वास्तव में मौजूद स्थिति वहाँ पर केंद्र की है। केंद्र ऊपर से नीचे की ओर उतरता है और वही वास्तविक पिक्चर है और वहाँ पर हम समझ सकते हैं वहाँ लोकतंत्र केवल दिखावा मात्र है। वास्तव में वहाँ पर क्या है, केवल अधिनायकवाद, जो सत्ता पार्टी के सत्ताधिकारी है उसी का अधिनायक चलता रहता है। इसके लिए बच्चों ने कहा सब कुछ लिखवा देना, तो लिख लें, मैं बहुत धीरे धीरे बोलूँगा। इस हेडिंग को डाल दीजिए आप, लोकतांत्रिक केंद्रवाद। साम्यवादी व्यवस्था में सत्ताधारी दल राज्य व सरकार दोनों हो जाता है। दोबारा देखें, साम्यवादी व्यवस्था में सत्ताधारी दल राज्य व सरकार दोनों हो जाता है। पार्टी का सर्वोच्च नेता, चाहे वो माओ हो, हुआ हो, डेंग, अपने दल व अपनी सरकार पर अपना पूर्ण प्रभुत्व स्थापित कर लेता है। इसके लिए एक विचित्र व्यवस्था बनाई जाती है। निचली इकाइयाँ ऊपरी इकाइयों के सदस्यों का चुनाव करती हैं। हर इकाई के भीतर सदस्यों को अपने विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता होती है, किंतु निचली इकाइयों को ऊपरी इकाई के आदेशों निर्देशों का पालन करना पड़ता है। शीर्ष पर केंद्रीय समिति होती है जिसका अध्यक्ष पार्टी का सर्वोच्च नेता होता है, जिसके पास संपूर्ण सत्ता होती है। दल में अनुशासन बनाए रखने के नाम पर वह अपने विरोधियों को निकाल देते हैं तथा उन्हें किसी न किसी प्रकार का उत्पीड़न भी सहन करना पड़ता है। चीन के संविधान में कहा गया है कि सभी स्तरों पर पार्टी व शासन की इकाइयाँ नियमित रूप से अपनी बैठकें करेंगी तथा सर्वोच्च निकाय को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, जनसाधारण की बातों को सुनेंगी तथा उन पर अपना नियंत्रण बनाए रखेंगी। हर इकाई के सदस्यों को अधिकार होगा कि वे पदाधिकारियों की आलोचना करें तथा अपना सुझाव भी उनके सामने प्रस्तुत करें। सभी पदाधिकारीगण अपनी इकाई व शिखर पर विराजमान केंद्रीय समिति के प्रति उत्तरदायी होंगे। हर स्तर पर लोकतंत्र के अस्तित्व की बात की जाती है, लेकिन सारी सत्ता शिखर पर केंद्रित है। ऐसा लगता है कि लोकतंत्र नीचे से ऊपर की ओर चढ़ता है और केंद्रवाद ऊपर से नीचे की ओर उतरता है। लोकतंत्र दिखावा है, केंद्र एक यथार्थ है। इस प्रकार हमारे हेडिंग संपन्न होता है। ज़्यादा कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं है, हमें इतना ही काफ़ी है। BA LLB सेकेंड सेमेस्टर के लिए यह हेडिंग बहुत महत्वपूर्ण है। अब हम जनवादी कांग्रेस और राष्ट्रपति की कार्यशक्ति पर बात करेंगे। एक मुख्य पॉइंट है कि 1978 ईस्वी में चीन में 1978 ईस्वी में जब हुआ तभी वहाँ पर उदारीकरण आ गया। चीन एक साम्यवादी राज्य है, लेकिन वहाँ की अर्थव्यवस्था मिश्रित है और जब वहाँ पर उदारीकरण आ गया तब से अब तक वहाँ पर 90 गुना उत्पादन में वृद्धि हुई है और विकास हुआ है, GDP में वृद्धि हुई है। आज 1961 में नाभिकीय शक्ति बना और आज दुनिया की दूसरे नंबर की अर्थव्यवस्था रखता है। शोध और रिसर्च पर ये दुनिया में दूसरे नंबर पर अपनी आय, राष्ट्रीय आय का
पैसा खर्च करता है, उस पर व्यय करता है। इस तरीके से हमारे जो 2 पॉइंट होते हैं, हमने पिछली वीडियो में किस तरीके गणतंत्र राज्य बना, उसके बाद हमने दूसरी वीडियो बनाई थी संविधान के 5 अनुच्छेद थे। आज हम वहाँ के संविधान की सब प्रमुख विशेषताओं पर बात कर ली है। अब अगला क्वेश्चन हमारा होगा कि चीन के राष्ट्रपति की कार्यशक्तियों बताइए। जबकि जून 18 से चीन में अब राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हुआ, क्योंकि आजीवन भर के लिए शी जिनपिंग जी गद्दी पर रहेंगे जब तक वह जीवित रहते हैं। उसके बाद देखते हैं क्या पद्धति होती है। अब ये संशोधन कर दिया गया है जून 2018 से। धन्यवाद।